हेलो दोस्तों, आज हम लोग संविधान का भाग 22 देखेंगे। संविधान का भाग 22 लास्ट भाग है संविधान का। जैसे किताबों में चैप्टर होते हैं उसी के अनुसार इसमें चैप्टर है भाग 22। अब जैसे आप पढ़ते होंगे कि अब भाग 25 हो गए हैं या लास्ट अनुच्छेद आज भी लास्ट अनुच्छेद जो है वो आज भी 395 ही है, लेकिन आप पढ़ते होंगे कि 450 अनुच्छेद हो गए हैं गणना की दृष्टि से। तो ये अमेंडमेंट होते रहते हैं, उससे कोई ज़्यादा वो नहीं है। गणना की दृष्टि से आप 450 या जैसे किसी में 15(1) फिर 15(4) जुड़ गया, फिर 14 का का जुड़ गया, ऐसे करके ये भाग और अनुच्छेद जुड़े हुए हैं। तो उनको जब आप जोड़ेंगे तो 450 से ऊपर भी हो जाएंगे, ठीक। लेकिन आज भी लास्ट अनुच्छेद अगर आप पढ़ेंगे तो वो 395 ही है। गणना की दृष्टि से बढ़ गए हैं, संविधान संशोधन होते हैं समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से, उससे कोई ज़्यादा वो नहीं पढ़ पाए। वैसे ही भाग जो है लास्ट भाग आज भी 22 है, लेकिन आप पढ़ते होंगे तो लिखा होगा किताब में भाग 25 भी भाग 25 हो गए हैं। तो उसमें कुछ संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, जैसे भाग 4 का जोड़ा गया है, भाग 14 का जोड़ा गया है, ऐसे और भी जोड़े। तो भाग 25 एक 7वां भाग खत्म हो गया है। तो ऐसे करके, लेकिन आपको भाग 22 के विषय में आज हमको पढ़ना है आज हम लोगों को। तो भाग 22 में प्रमुख रूप से 3 अनुच्छेद आते हैं। एक संविधान संशोधन द्वारा अभी जोड़ा गया है बीच में, उसको हम लोग देख लेंगे। तो 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो भाग 22 कहाँ से कहाँ तक है? तो 393 से लेकर 395 तक है। 393 से लेकर 395 तक है। एक 394 का बढ़ गया है, 393, 394 और 394 का, या एक कह लीजिए, और 395। इन 4 अनुच्छेदों पे आज हम लोग समझेंगे। इसकी पृष्ठभूमि आप समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी हैं। जैसे अनुच्छेद 393 में दिया है कि जब भारत का संविधान लिख गया, उसका नाम है इसमें, भारत के संविधान का क्या नाम है? तो भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान, इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे नाम पे जब चर्चा हुई कि इसका नाम, कुछ देशों में संविधान का नाम चेंज है, कुछ देशों में किताब को जैसे कवर पेज पे कुछ अलग नाम दे दें, उस टाइप से है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं दिया गया। इसलिए कि भारत में कई देश में कई विविधताएं हैं जाति के आधार पर उसमें बहुत ज़्यादा था, धर्म बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसे एक नाम रख दिया जाए, उसमें किसी धर्म की विशेष बात आ जाए या कोई नाम, कुछ नाम, तो इसलिए इसका नाम ही लिखा गया भारत का संविधान, इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। जब ये बनकर तैयार हुआ तब 284 लोगों ने इस पे सदस्यों ने साइन किया, जिसमें 15 महिलाएं थीं, जिसमें 8 महिलाओं ने साइन किए थे। 284 सदस्यों ने जब साइन किए तो इसकी जिस कॉपी पे साइन किए, जिस मूल प्रति पर साइन किए, तो उसको लिखवाने की बारी आई। जब प्रारूप समिति ने बताया कि कैसे लिखा जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति में जब ये बन के तैयार हुआ तो लिखना था, तब नेहरू जी ने उस समय के इटैलिक शैली में जो लिखते थे, श्याम बिहारी सिंह रायजादा, उन्होंने भारत का संविधान इंग्लिश में इटैलिक शैली में लिखा, जिसपे साइन किए 284 लोगों ने, सदस्यों ने। तो उसको किसने लिखा? श्याम बिहारी सिंह रायजादा, इटैलिक शैली में श्याम बिहारी सिंह रायजादा। जब इनसे फीस की बात हुई कि आप फीस क्या लेंगे, नेहरू जी ने इनसे पूछा कि आप फीस क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम फीस नहीं लेंगे, लेकिन हमारे दादाजी का जो नाम है वो हर पृष्ठ पे हम लिखेंगे लास्ट में छोटा सा। तो आप जब भी मूल प्रति जो म्यूजियम में रखी हुई है उसके हर पृष्ठ पर आप श्याम बिहारी सिंह रायजादा ने जो सिग्नेचर किए हैं, अपने दादा के नाम लिखा है, वो हर पृष्ठ पे मिलेगा आपको। उन्होंने इसके लिए फीस नहीं ली, इंग्लिश में इटैलिक शैली में लिखा श्याम बिहारी सिंह रायजादा ने। तब हिंदी की प्रति की बात आई कि हिंदी की प्रति किससे लिखवाई जाए। तब उस समय के हिंदी के जिनकी राइटिंग बताते हैं कि जो लिख देते थे वो एकदम कॉपी, मतलब
कंप्यूटराइज लिखा जाता था, तो बसंत वैद्य ने हिंदी में लिखा उसको, बसंत वैद्य ने भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी को लिखा बसंत वैद्य ने। फिर इसको सजाने की बारी आई, पेज पे लिखा गया, इसके बाद पेज को सजाने का, हर पेज पे ऐसे बॉक्स बना हुआ उसके अंदर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है ऐसे ऐसे करके पूरे पेजों पे, और कवर पेज पे भी डिजाइन बननी है। तो इन पेज जब डिजाइन की बात आई तब कई लोगों ने उसमें अपने सुझाव देने का, सभी ने अपना अपना सुझाव दिया। तब फाइनल हुआ नाम जो शांति निकेतन है उसके कलाकार हैं, शांति निकेतन जो विद्यालय वो कला के लिए मशहूर है। तो शांति निकेतन के जो थे नंदलाल बोस, जो नंदलाल बोस थे, उनके ग्रुप ने इस पूरे संविधान को सजाया। पूरे संविधान में जो आसपास कवर पे जो बनाना था सब कुछ, ये नंदलाल बोस और उनके जो शागिर्द आसपास जो चेले रहते हैं उन्होंने सबने सजाया इसको, नंदलाल बोस ने। तो आपने समझा कि किसने लिखा, इंग्लिश में तो इटैलिक शैली में श्याम बिहारी सिंह रायजादा, साइंस के विषय में समझा उन्होंने क्यों फीस नहीं ली। इसके बाद नंदलाल बोस ने इसकी पेंटिंग की और बसंत वैद्य ने हिंदी में लिखा इसको, ये बात हुई। 393 में क्या है कि भारत का संविधान होगा जिसका नाम होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान। ठीक, ये बात हो गई। ये भाग 22 का 393 अनुच्छेद कहता है। अब आते हैं 394 अनुच्छेद पे। 394 अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का संविधान कब लागू होगा। ठीक, तो इसमें डेट लिखी 26 जनवरी 1950। तो इसमें बताया गया इसी अनुच्छेद 394 में कि 26 जनवरी 1950 को यह संपूर्ण देश में लागू हो जाएगा, इसके सारे अनुच्छेद लागू हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही हम लोग संविधान को लागू किए थे, जिसकी कुछ धाराएं 16 अनुच्छेद वो उसी दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उसी संविधान में ही 394 अनुच्छेद में कहा गया कि हम 26 जनवरी 1950 को ही इसके सारे प्रावधान लागू करेंगे। किस अनुच्छेद में लिखा था? 394 में। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र हम लोग 26 नवंबर 1950 पूर्ण रूप से, लेकिन आंशिक रूप से हम लोग 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का संविधान लागू हो गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कुछ उसका पार्ट लागू कर दिया गया था। ठीक, 26 जनवरी 1950 की ही डेट क्यों चुनी गई? वो इसलिए चुनी गई कि 26 जनवरी को ही नेहरू जी ने जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें रावी नदी तट पे जब झंडा फहराया था रात में, तब उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी से हम हर साल 26 जनवरी के दिन हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसलिए इस तिथि को महत्व देने के लिए इसमें इसी तिथि को ही संविधान लागू की तिथि सुनी गई, मतलब सर्वसम्मति से पारित कर दी गई कि 26 जनवरी को ही हम लोग इसको गणतंत्र बनाएंगे। तो भारत देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, यानी संविधान लागू हो गया। लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस कब है? तो 15 अगस्त 1947 को है हमारा स्वतंत्रता दिवस। कुछ अंतर होता है, 15 अगस्त 1947 की परेड और 26 जनवरी 1950 के जो आयोजन होता है उसमें कुछ अंतर होते हैं। 15 अगस्त 1947 को जो झंडा फहराया जाता है वो प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है। और कहाँ फहराया जाता है? लाल किले पे। लाल किले पे झंडा फहराया जाता है। लाल किले पे झंडा क्यों फहराया जाता है, इसके विषय में भी एक कहानी है। लाल किले पे झंडा इसलिए फहराया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जब अपनी आज़ाद हिंद सेना लेकर जब उन्होंने अंडमान निकोबार और इन द्वीपों को जीत लिया था, तब उन्होंने अपने जोशीले भाषण में अपने सैनिकों को जोश में लाने के लिए उन्होंने कहा था कि अगला हमारा लक्ष्य लाल किला होगा और हम लोग लाल किले पे झंडा फहराएंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनको सम्मान देने के लिए यह जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा लाल किले पर फहराया और यह परंपरा बन गई कि प्रधानमंत्री झंडा लाल किले से आज भी फहराते हैं। इस और जो 26 जनवरी 1950 झंडा फहराया जाता है
जो झंडा होता है, झंडा रोहड़ होता है, वो राष्ट्रपति द्वारा होता है राजपथ पर, राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर। लाल किले पे जो झंडा फहराया जाता है उसका शब्द आता है फहराना, यानी फ्लैग होस्टिंग। तो ये जो यहाँ से झंडा नीचे जाता है, नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं इसको, झंडे को, ठीक है, इस झंडे को इस दिन चढ़ाते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन 26 जनवरी वाले दिन झंडा चढ़ाया नहीं जाता, वो पहले से ही वहाँ लगा होता है। उसको उस दिन 29 तारीख को आप अक्सर देखते होंगे रिट्रीट, मतलब उतारने की झंडे की प्रक्रिया, जो 29 जनवरी को आप अक्सर उसकी परेड देखते होंगे, तो 29 जनवरी को यहाँ उतारा जाता है झंडा, ठीक। ये आपने समझ लिया। अनुच्छेद 394 क्या है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होगा, ये बात उसमें दी गई है। और ये भी कहा गया कि 26 नवंबर 1949 से ही यह देश में लागू हो गया है। इसके कुछ अनुच्छेद आज से ही लागू हो जाएंगे और बाकी सारे अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, ये 394 में कहा गया। यह 394 का ये अभी जोड़ा गया 58वां संविधान संशोधन 58वां संविधान संशोधन द्वारा। इसमें ये अधिकार दिया गया कि भारत का जो संविधान है उसको हिंदी में कौन लिखवाएगा। जैसे मान लीजिए अब संविधान संशोधन होते हैं, उनको हिंदी में लिखवाएगा कौन। मान लीजिए संसद ना चाहे तो किसी व्यक्ति को अधिकृत करना पड़ेगा, तो अधिकृत करने के लिए इस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया कि ये राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत हो गया कि राष्ट्रपति की अधिकार है कि वो इसको कराएगा जरूर। संविधान संशोधन अब हो रहे हैं, संविधान में बढ़ रहा है, तो उसका हिंदी में भी अनुवाद होना चाहिए। तो उसका अनुवाद को अगर राष्ट्रपति जिस अनुवाद को करा देता है उसको हिंदी में प्राधिकृत पाठ कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह संविधान के सभी अनुच्छेदों को, सभी संविधान संशोधनों को हिंदी में प्रकाशित कराएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, संविधान का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा इसे, ठीक है। ये 394 का में 58वां संविधान संशोधन द्वारा ये अधिकार देने के लिए, पहले अधिकार नहीं था, संसद ही हिंदी और इंग्लिश में करती थी, कोई अधिकार व्यक्ति नहीं था कि आधिकारिक व्यक्ति जो ये कहे कि ये अगर मान लीजिए ना छपा तो कौन कहेगा। तो इसके लिए अधिकार दिया गया कि नहीं, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो कहेंगे, अगर छपा नहीं है तो अधिकृत किया गया 394 का में। अब लास्ट अनुच्छेद है 395। 395 अनुच्छेद में जो हम लोग गणतंत्र हुए वो 395 अनुच्छेद के तहत हुए। जब अंग्रेजों ने हमको बांटा तो 15 अगस्त 1947 को जब उन्होंने 3 जून की माउंटबेटन की योजना जो आपने सुनी होगी 3 जून को है, उन्होंने कहा कि हम 2 डोमिनियन स्टेट में बांट देंगे। 2 डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन का मतलब क्या है? डोमिनियन का मतलब है जो राष्ट्राध्यक्ष होगा आपका वो इंग्लैंड के महाराजा होंगे। जब भी डोमिनियन शब्द आ जाए इसका मतलब है कि वहाँ राष्ट्रपति जो होगा वो वंशानुगत होगा, या जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत होगा, वो जनता द्वारा नहीं चुना जाएगा। ये इसका मतलब है डोमिनियन का। तो डोमिनियन में यहाँ के अर्थ में, भारत के अर्थ में ये था कि आप हमारे महाराजा को, इंग्लैंड के जो महाराजा हैं उनको आप राजा मान लीजिए, उनको आप राष्ट्राध्यक्ष मान लीजिए, और यहाँ जो प्रधानमंत्री पद है वो प्रधानमंत्री चलाएं, अपना देश चलाएं। लेकिन जो फाइल अभी हम लोग राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के साइन के बाद जो कानून बन जाता है वो हम लोग राजा को भेजें। हालांकि आज तक इंग्लैंड में राजशाही है, जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया वो राजशाही का तंत्र आज भी ढो रहा है। हम लोग उनसे तो अच्छे हैं, हम लोग राजशाही तो नहीं देखते, लेकिन वो आज भी राजशाही ढूंढ रहे हैं, राजशाही पे ढो रहे हैं बोझ। लेकिन एक चीज़ और भी है, उनके राजा ने आज तक कोई भी, जो भी संसद ने, वहाँ संसद की सर्वोच्चता है और अपने भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, तो जो भी राजा के पास जाता था, आज तो 400 साल करीब हो गए हैं उनके यहाँ, 400 सालों में आज तक कोई भी संसद द्वारा पारित विधेयक गया होगा उन्होंने साइन किया है। आज भी उन्होंने नानुकर नहीं की उनके राजा ने। ये बात तो है, 400 सालों में आज तक राजा और संसद में ठनी नहीं है। लेकिन हम क्यों माने? हम जब स्वतंत्र ही हो रहे हैं तो हम स्वतंत्र ही होंगे। तो उस समय के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और उसमें कहा कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य तो रहेंगे, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम राष्ट्राध्यक्ष राजा को मानेंगे, हम अपना स्वयं का स्वतंत्र होंगे। इसलिए प्रस्तावना में एक शब्द है संप्रभु। संप्रभु का मतलब है स्वयं में प्रभु, स्वयं के भगवान, हम लोग स्वयं के ही बनेंगे। क्यों हम शुरू जो है यहाँ से भेजे किसी की नियुक्ति करने के लिए? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए देखा होगा आपने, जब लॉर्ड माउंटबेटन चुने गए दोबारा
इसके बाद सी राजगोपालाचारी चुने गए, तो वो यहाँ की कैबिनेट ने पास किया, राजा ने बनाया सी राजगोपालाचारी को, राजा ने वहाँ से अपॉइंट किया, लेकिन भेजा यहाँ गया से नाम यहाँ से गया। सी राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के समधी हैं। ठीक, ये आपने समझा। फिर डोमिनियन का मतलब आपने समझ लिया। डोमिनियन का मतलब था कि राष्ट्राध्यक्ष जो है वो इंग्लैंड को माना जाए, वहाँ के राजा को माना जाए, हमारा अपना अधिकार नहीं होगा, ये बात थी डोमिनियन का मतलब। हम लोगों ने गणतंत्र को चुना। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा या राज प्रमुख होगा, वह जो है वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा चुना जाएगा। भारत में गणतंत्र शब्द का है, गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक देश है, तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। इसी 395 अनुच्छेद में 2 अधिनियम का जिक्र आता है। एक है भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा देश भारत शासन अधिनियम के तहत ही चल रहा था। 1935 के तहत ही 26 नवंबर 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत शासन अधिनियम से ही चल रहा था। इस 395 अनुच्छेद में कहा गया कि इसको निश्चित कर दिया जाएगा, यानी इसके कोई भी उपबंध अब लागू भारत में नहीं होंगे, इसके तहत अब शासन नहीं होगा। भारत ने जो स्वयं का शासन बनाया है, जो स्वयं का संविधान बनाया, उसके तहत होगा। और 395 में दूसरा अनुच्छेद है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उसको खत्म कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान अलग राज्य बना। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही बना। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब आया तो उसी में लिखा था कि जो भारत का जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत देश चलेगा। इसलिए अनुच्छेद 395 में इन दो एक्ट को खत्म कर दिया गया और लिखा गया कि अब जो देश चलेगा वो भारतीयों द्वारा लिखित संविधान से ही चलेगा। उसमें कई धाराओं का जिक्र है। उसमें जैसे उसमें एक चीज और कही गई कि सारे कानून नहीं खत्म होंगे अंग्रेजों द्वारा, ये 2 खत्म होने के बाद अन्य जो कानून जो भारत के हित के हैं, वह कानून की शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई, उन पे रिव्यू करने की कि भारत का राष्ट्रपति उन सबको जो है रिव्यू करवाएगा और इनमें वो नियम कुछ संशोधनों के साथ जोड़ लिए जाएंगे। जो 372 अनुच्छेद है उसमें ये शक्ति है राष्ट्रपति को कि कुछ अनुकूलन करके। तो आप सोचते होंगे कि जो आपने पढ़ा होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 है, 1935 एक्ट से करीब 250 धाराएं ली गई हैं। अक्सर आपने पढ़ा होगा सबसे अधिक इसी का प्रभाव है। वो इसीलिए है कि 372 अनुच्छेद में ये जिक्र किया गया कि जो अनुच्छेद भारत के हित के होंगे उनको भारत अपना लेगा। इसी अपनाने की प्रक्रिया में कई अनुच्छेद भारत ने उनके ले लिए, जिसको कई संविधान संशोधनों द्वारा भारत का पूरा संविधान बना। इसलिए इसको उधार का थैला भी बोलते हैं कई आलोचक, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोगों ने जो अच्छा है उसको ग्रहण किया है। आपको यह भाग 22 कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।